नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कम्युनिटी के महारथी। इंडोनेशिया ने हाल ही में खाद्य तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है और उसके बाद डीएमओ पॉलिसी को वापस बहाल कर दिया है। ऐसे में अब इसके बाद भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों पर क्या असर रहेगा और भविष्य में इसका आउटलुक कैसा रहेगा, आज के कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से हेमंत जैन और ओरिगो ई मंडी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर तरुण सत्संगी। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हेमंत जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है। इंडोनेशिया ने हाल ही में खाद्य तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया है, आपका इस पर क्या नजरिया है? सर, ये हमारे इंडिया के लिए एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। इंडोनेशिया ने जो ये हटाया है अपने यहाँ पे, मोदी जी ने जो ये अपनी कूटनीति से वर्किंग करी और उससे उनने जो हटाया है, इससे हमारे यहाँ पे जो ऑयल की एक शॉर्टेज आ रही है कि और जिसम पाइपलाइन खाली रह गई थी, ठीक है, और उससे एक अनसर्टनिटी हमारे यहाँ बन रही थी कि प्राइस बोले आसमानी बोलते ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि प्राइस बहुत हाई हो सकती है, उसको एक ब्रेक लगाया है इसके लिए। और एक इंडिया मार्केट में जो हाई प्राइस है वो सेटल होके एक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारे इसमें ये पूरा मार्केट सेटल होगा, क्योंकि ये इसको सेटल होने में एटलीस्ट 15-20 दिन, महीना बाद 15-20 दिन लगेगा, क्योंकि जो पाइपलाइन अभी खाली है उसको थोड़ा फिल होने में टाइम लगेगा। तो इंडिया में एक सुगमता बोलते हैं कि जो ऑयल की जो एक इजी हमारे को मार्केट के अंदर से जो एकदम शॉर्टेज वाली सिचुएशन नहीं रहते हुए एक इजी रूप में आपको मार्केट में माल मिलना चालू हो जाएगा। हेमंत जी, निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बाद इंडोनेशिया ने डीएमओ पॉलिसी को वापस बहाल कर दिया है। अब आपका इस पर क्या कहना है? सर, डीएमओ पॉलिसी तो ये है कि इंडोनेशिया के अंदर की कि इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स है कि ये लोग क्या करें, इतना बड़ा नहीं है। उन्होंने ये मेंशन करा है, मान लीजिए पाम ऑयल का एक प्राइस विद ड्यूटी $1600 है, ठीक है। तो अगर $1600 में तो उनको अपने प्रोडक्शन का सिर्फ 25% जो है माल में लोकल जो उनके मार्केट के अंदर है, जैसे $800 के अंदर उनको वो माल को सप्लाई करना है। वो हर एक गवर्नमेंट अपने इंडिया के लोग अपने खुद के जो लोग हैं कंजम्पशन वाले हैं या उनकी जनता, उनको एक सस्ता तेल मिले उस बेसिस पे उस पर कराए। तो वो इतना नहीं है, वो 25% ही है, वो ज्यादा नहीं है। और उसके अपोजिट अगर हम लोग देखते हैं कि इंडोनेशिया के टोटल स्टॉक्स को देखते हैं तो वो तकरीबन, मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो तकरीबन देखा जाए तो बहुत बिग स्टॉक पे बैठे, 80 लाख टन के स्टॉक पे बैठा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के हाल में उठाए गए कदमों के बाद घरेलू बाजार में खाद्य तेल की मांग कैसे दिखाई पड़ रही है? खासकर थोक बाजार में इसका क्या असर दिख रहा है? सर, घरेलू बाजार में देखिए, आफ्टर मालूम है रेनफॉल थोड़ी सी हमारे यहाँ डिमांड इंक्रीज होती है, ठीक है सर। पर ये गर्मी का जो सीजन रहता है इसमें ऑलरेडी कंजम्पशन हमारे यहाँ थोड़ा सा रिड्यूस होता है। आने वाला हमारा समय जो डिमांड का है तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसमें कोई जो ये इस प्रकार की सिचुएशंस हुई है उस सिचुएशंस में हमारे यहाँ पे मतलब अब जो प्राइस इंक्रीज की या अननेसेसरी ऑयल मार्केट ज्यादा बढ़ जाए उस पर एक ब्रेक लग गया है। अमेरिका में सोयाबीन की बुआई शुरू हो चुकी है, वहीं भारत में भी जल्द इसके शुरू होने की संभावना है। इस साल किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिला है सोयाबीन में। अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किसान इस बार सोयाबीन की फसल की ओर शिफ्ट करेंगे? अगर करेंगे तो फिर इस बार कितनी बुआई हो सकती है? वेदर अगर दोनों कंट्रियों के अच्छे रहते हैं तो ऑलरेडी एट प्रेजेंट तो इंटरनेशनल मार्केट में हम देखें तो जितना ऑयल सीड्स हैं और या जितने सोयाबीन है इनकी प्राइस तो हाई टाइम पीक पे है सर ये तो। और अगर आप ये हाई टाइम पीक पे होने के कारण किसानों को बहुत अच्छे इसमें पैसा मिला है। पूरे 2 सालों से सोयाबीन के अंदर किसानों को अच्छा पेमेंट पैसा मिला है। और हमारे वेदर ने भी अगर हमको सपोर्ट करा तो हमारे यहाँ पे भी एक अच्छी क्रॉप सोयाबीन की भी हो जाएगी हमारे यहाँ पे। और मेन डिपेंड करता है कि वर्ल्ड वाइज मान में यूएस का वेदर कैसा रहता है और उसकी वहाँ की क्रॉप कैसी रहती है। अगर वहाँ की क्रॉप बहुत अच्छी रहती है तो आप ये मान के चले कि ये मालूम है इसके अंदर से ये अच्छा गुड साइन है कि एक अच्छी क्रॉप यूएस में भी रहेगी और हमारे इंडिया में भी रहेगी। और इंडिया में रहेगी तो इंडिया में दोनों चीजों का अगर हमारे को जो पोल्ट्री में और इसमें जो एक फीड की प्रॉब्लम चल रही है वो भी हमारी सॉर्ट आउट होगी। और राइस के अंदर भी हमारे को जो एक डाउनफॉल आया था सोयाबीन की क्रशिंग बराबर नहीं होने से, तो एक सोया का ऑयल भी मार्केट में अवेलेबल रहेगा। तो इंडिया के अंदर एक इजी ऑयल हमको अवेलेबल रहेगा। और अगर मिल भी रहेगा, अगर सोया का क्रशिंग होगा तो सराउंडिंग कंट्री को हम सोयाबीन मिल एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इसको। हेमंत जी, आखिरी सवाल है कि शॉर्ट टर्म में आप सोयाबीन, सोया तेल और पाम ऑयल की कीमतों को क्या आउटलुक दिख पा रहे हैं?
सर अभी मेरे को तो मार्केट कांस्टेंट एक जैसा दिख रहा है सर, मेरे को ज्यादा कोई मैं तेजी के अंदर इसमें भी नजर नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जो सब अभी धीरे धीरे हम लोग गोइंग टू पॉजिटिव फैक्टर्स, नेगेटिव फैक्टर जितने थे उन्होंने अपना इफेक्ट कंप्लीट कर दिया है सर। अगर अब सोया की सोइंग इंडिया में वेदर अच्छा हो जाता है, सब्जेक्ट टू ऑल वेदर हमारे यहाँ पे बारिश अच्छी हो जाती है और हमारे यहाँ सोइंग अच्छी हो जाती है, तो ये हमारे लिए एक मालूम है किसी भी तेजी का सूचक तो नहीं रहेगा। और अगर इसी के अंदर वेदर्स में या यूएस वेदर में, इंडिया वेदर में किसी में भी प्रॉब्लम आएगी तो वो एक मालूम है उसके अंदर एक झटका तो देगा काफी तेजी का। तरुण जी, अब आपके पास आते हैं। इंडोनेशिया ने डीएमओ पॉलिसी को बहाल कर दिया है। अब इसका भारतीय बाजार पर कितना असर पड़ेगा? इसके अलावा अन्य जो तिलहन है उस पर आपका क्या आउटलुक है? आई थिंक डीएमओ पॉलिसी जो उन्होंने रिसेंटली इम्पोज की है उसमें फर्दर क्लैरिटी आएगी, तभी जाके उसका रियल रिपरकशन पड़ेगा, क्या प्राइस के ऊपर पता चलेगा। क्योंकि लास्ट टाइम ये क्लियर था कि एक्सपोर्टर जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसका 10% वो डोमेस्टिक मार्केट में स्पेसिफाइड प्राइस पर देंगे। कहीं ना कहीं वंस अगेन वन आफ्टर अनदर इंडोनेशिया कंफ्यूजिंग स्टेप ले रहा है। एंड अभी जब क्लैरिटी नहीं है तो उन्होंने बोल दिया कि दिस टाइम 10 मिलियन मैट्रिक टन वो सेट असाइड करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे इसका अभी जब तक गाइडलाइन नहीं आएगा मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहेगी। यही कारण है कि हमने लास्ट 2-3 डेज के अंदर प्राइस में 4 to 5% का रैली आते हुए देखा है। एंड सी इसका इम्पैक्ट देखिए, डीएमओ इम्पोज किया है उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपोर्ट खोले हैं। मीन्स अभी मार्केट के अंदर सप्लाई होगी, स्टोरेज का इश्यू था उनके पास तो उनको खोलना ही था, तो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट होगा। लेकिन हो सकता है कि बिकॉज ऑफ दिस लेटेस्ट डीएमओ पॉलिसी थोड़ा सा एक्सपोर्ट का क्वांटम घटे, तो विच विल नॉट बी द अलार्मिंग फैक्टर, स्पेशली व्हेन अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंडोनेशिया और मलेशिया में प्रोडक्शन बढ़ता है। साइमल्टेनियसली हमारे मार्केट पे ज्यादा फर्क इस वजह से भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास मस्टर्ड का और सोयाबीन का अच्छा क्रॉप रहा है ऑनगोइंग ईयर के अंदर। अगर प्राइस आउटलुक की बात करते हैं, ऑलरेडी हमने इस महीने तकरीबन 17% का करेक्शन देखा था पाम ऑयल में, ऑन होप कि वो एक्सपोर्ट को लिफ्ट कर देंगे। इवन अगर लास्ट 2 मंथ्स की बात करते हैं, वेदर वी टॉक ऑफ पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इंटरनेशनल मार्केट में एक रेंज में जा चुके हैं। और जिस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ेगा, भी पाम ऑयल का सप्लाई बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक ऑयल दूसरे ऑयल के डायरेक्शन के हिसाब से चलता है। अगर पाम ऑयल साइडवेज रहेगा तो कहीं ना कहीं अदर ऑयल्स के प्राइसेस भी साइडवेज टर्न हो जाएंगे। हमें लगता है कि फॉर सम टाइम नाउ जो रेंज है उसके अंदर प्राइस रहेंगे। लाइक सोयाबीन ऑयल रह सकता है इंटरनेशनल मार्केट में 77 से 87 सेंट्स के बीच में, सोयाबीन $15.50 से $17.45 के बीच में रह सकता है। If we talk of domestic market, we have already seen decent amount of correction, about 7 to 8%. We believe ये जो corrective mode है should halt and off late prices current market price के आसपास ही रेंज में मूव करेंगे। पाम ऑयल की बात करते हैं, वी फील 1400 से 1600 के बीच में डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस का एक्शन होना चाहिए। मस्टर्ड 1400 से 1550 के बीच में रह सकता है। सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं तो 1550 से 1735 के बीच में प्राइस एक्टिविटी रहेगी। सी जब तक सोयाबीन का सप्लाई नहीं आएगा इंडिया और यूएस में, जो कि अक्टूबर ओनवर्ड्स आएगा, तब तक ये दायरे का कारोबार रहेगा। सोयाबीन की क्रॉप डोमेस्टिक मार्केट में एंड यूएस के अंदर कैसी होती है वो फर्दर ड्राइव करेगा कि लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर के अंदर ऑयल के प्राइस कैसे रिएक्ट करेंगे। बातचीत के सिलसिले को आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले शो में कमोडिटी मार्केट से जुड़ी फिर किसी बड़ी हस्ती को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।